Okay, beta, so we are going to start transition elements. Topic under discussion is transition elements. So the first thing is to define transition elements. Define transition elements. And it's two mask definition, okay? So transition elements are D block elements. You know this thing, beta? Transition elements are D block elements. Elements which form one or more stable ions. One or more stable ions with incomplete d subshell. With incomplete d subshell. This is how we are defining transition elements. अब देखें इस definition के key parameters देखें. एक तो ये elements D block elements हैं. दूसरा बेटा ये one or more stable ions का क्या मतलब है? One or more stable ions represents variable oxidation number. You are studying this now from O levels. The transition elements show variable oxidation state. ठीक है? Oxidation state. और फिर third thing is incomplete D subshell. तो transition element में D subshell in the process of completion होता है. Yes, but any question? 3D10 जिंक में होता है. फिर जिंक को ये कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम कंसिडर नहीं करते. ठीक है, दो एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट के लिस्ट से बाहर निकाला. उसमें एक जिंक एक स्कैंडियम है. उसके रीजंस पे बात करते हैं. ओके, तो बेटा हम ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज डिस्कशन में लेकर आएंगे. फर्स्ट सीरीज. आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखें तो उसमें सीरीजेस हैं, राइट? तो फर्स्ट सीरीज अंडर डिस्कशन होगी. फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो बेटा फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कौन सी हैं? इसमें हमारे पास स्कैंडियम है, प्रोटॉन नंबर 21. टाइटेनियम है, प्रोटॉन नंबर 22. वेनेडियम है, प्रोटॉन नंबर 23. क्रोमियम है, प्रोटॉन नंबर 24. फिर मैंगनीज है, प्रोटॉन नंबर 25. आयरन है, प्रोटॉन नंबर 26. फिर कोबाल्ट है 27. निकल है 28. कॉपर है 29 और जिंक है 30. राइट? इसमें बेटा जो स्कैंडियम है ना, फर्स्ट वन, और जिंक, इनके कंपाउंड्स कलर्ड नहीं होते. ये थोड़ा ध्यान में रखें. बाकी ये ट्रांजिशन एलिमेंट सारे कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, लेकिन जो स्कैंडियम एंड जिंक कंपाउंड्स हैं, जिंक कंपाउंड्स आर वाइट. ठीक है, नॉट कलर्ड. कलर्ड नहीं होते. ठीक है, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन स्कैंडियम और जिंक के कंपाउंड्स कलर्ड नहीं होते. इनके कंपाउंड्स वाइट होते हैं. ये बात बेटा. और दूसरी बात ये है कि स्कैंडियम और जिंक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं है. स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो है 3+. और जिंक की भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो है 2+. ठीक है, स्कैंडियम और जिंक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो स्कैंडियम एंड जिंक does not show variable oxidation states. Does not show variable oxidation state.
ये यहाँ पे लिखा हुआ मैंने स्टेबल आयन। स्टेबल आयन का मतलब है कि हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर Fe2+ है, एक्वस स्टेट में है। तो बस ये इसी तरह रहेगा, 100 साल भी पानी पड़ा रहे तो ये Fe2+ एक्वस ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको स्टेबल आयन कह रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल आयंस एक्वस मीडियम में स्टेबल होते हैं, अनलेस के कोई और रिएजेंट हम ऐड करके रिएक्शन ना करवाएं। अगर सिर्फ पानी है और ट्रांजिशन मेटल आयन है तो उस आयन को कुछ नहीं होगा, वो आयन एज इट इज पड़ा रहेगा वाटर के अंदर। इसलिए हम कह रहे हैं कि स्टेबल आयंस है, राइट। अच्छा बेटा, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। बेटा आई होप आप ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख सकते हो। बेटा देखो, आर्गॉन का प्रोटॉन नंबर कितना है? 18। बताएं क्या कन्फिगुरेशन है आर्गॉन की? 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये आर्गॉन की कन्फिगरेशन है। उसके बाद स्कैंडियम अगर मैं लूं ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो स्कैंडियम की कन्फिगरेशन कैसे होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद 4s2, और फिर 3d1। ऐसा है बेटा। अब स्कैंडियम की कन्फिगरेशन का इतना पार्ट आर्गॉन से मैच कर रहा है कि नहीं? ठीक है, तो टाइम सेव करने के लिए हम स्कैंडियम की कन्फिगरेशन इस तरह भी बेटा मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गॉन लिखें। आर्गॉन लिखने का मतलब है 3p6 तक इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर लिए। तो आर्गॉन रिप्रेजेंट करे 3p6 तक की कन्फिगरेशन, तो उसके बाद 3d और 4s आएगा। बताओ आप क्या करें? 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गॉन ने कवर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन s में प्लेस करें 20 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन d में प्लेस कर लें। ये स्कैंडियम हो गया। उसके बाद है टाइटेनियम। एग्जाम में अगर एग्जामिनर ने आर्गॉन लिखा हुआ और आगे खाली जगह छोड़ी हुई है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने लिखनी है कुछ बिल्कुल ब्लैंक स्पेस है तो प्रेफर्ड ये है कि आप फुल कन्फिग्रेशन लिखें। एग्जाम में प्रेफर्ड क्या है कि आप फुल कन्फिग्रेशन लिखें। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आर्गॉन लिख के आगे खाली जगह छोड़ देते हैं ना, तो फिर तो जाहिर है आर्गॉन को इंक्लूड करना। अभी मैं आर्गॉन क्यों लिख रहा हूँ कि टाइम और स्पेस बच जाए। ओके, हमारे पास टाइम, आई डोंट वांट कि ज्यादा टाइम इस पे लगे। टाइटेनियम का क्या करूं बेटा मैं? 4s2, 3d2। वेनेडियम का प्रोटॉन नंबर 23 है, वेनेडियम का क्या करना है? जी, 4s2, 3d3। ओके, फिर क्रोमियम का क्या करना है? क्रोमियम का आपको वो कॉन्सेप्ट याद है बेटा? अगर कोई बच्चा यूं लिखे तो ये रॉन्ग है, इस क्रोमियम की कंफिग्रेशन पे मार्क नहीं मिलेगा। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने क्रोमियम के लिए? कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है 4s से 3d, तो 3d बिकम्स 3d5 एंड इट बिकम्स 4s1। ओके, फिर बेटा मैंगनीज का प्रोटॉन नंबर 25 है, तो हाउ इट गोज? आर्गॉन, फिर 3d एंड 4s, तो 4s2, 3d5। फिर मैंगनीज के बाद आयरन है, प्रोटॉन नंबर 26 है, हाउ इट गोज? आर्गॉन, 4s2, 3d6। फिर कोबाल्ट 27। ये विजिबल है ये साइट? आप देखें, विजिबल है। हाउ टू गो फॉर कोबाल्ट? आर्गॉन और 3d, 4s2, 3d7। फिर बेटा निकल। तो अब इनको देख के आप बताएं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं इनको? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में प्लेस हो रहा। बेटा कॉपर का याद है आपको? कॉपर की कंफिग्रेशन कैसे होगी? हाँ, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करेगा 3d में, तो 3d10 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। एंड देन बेटा जिंक, जिंक इज, जिंक में 3d10 होगा और 4s2 होगा, राइट। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपने एएस में की थी।
एएस में की थी, और अभी ए टू में काइंड ऑफ रिवीजन है। अच्छा बेटा, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीडेशन नंबर्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स पे बात करनी है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स पे बात करते हैं, ओके। तो देखो ये याद रखो, स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? +3 होगी। बस एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है स्कैंडियम की, एंड दैट इज +3। मुझे बताओ +3 में व्हाट हैपेंस टू स्कैंडियम? स्कैंडियम +3 में क्या होगा? कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूज होंगे? ये दो इलेक्ट्रॉन एस के और एक इलेक्ट्रॉन डी का जब रिमूव हो तो स्कैंडियम 3+ बनेगा, और बस ये एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है स्कैंडियम का, वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगली बात गौर से सुने, टाइटेनियम। टाइटेनियम देख लो बेटा यहाँ पे, यहाँ देखो बेटा साहब, टाइटेनियम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो ये D0 तक जाएगा। क्या बेटा? D0 कब बनेगा? जब 4s के दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हों और 3d के दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हों, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे? तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जब 4s और 3d सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। सो फॉर टाइटेनियम इट इज +4। डज इट मेक सेंस? और बेटा कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का +2। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2 में क्या होता है? सिर्फ 4s से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्कैंडियम का +2 एग्जिस्ट नहीं करता। ये असल में कंपाउंड्स को देख के ऑक्सीडेशन नंबर निकाले गए हैं। जैसे स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड एक्चुअली अवेलेबल है, तो स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। लेकिन बाकी स्कैंडियम डाइक्लोराइड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो स्कैंडियम डाइक्लोराइड अवेलेबल ना होने का मतलब है कि हम 2+ ऑक्सीडेशन नंबर स्कैंडियम के लिए कंसिडर नहीं कर रहे। सुन रहे हैं बेटा? तो टाइटेनियम का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, मैक्सिमम +4 है। कॉमन और मैक्सिमम के दरमियान जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी एग्जिस्ट करेंगे, यानी +3 भी एग्जिस्ट करता है फॉर टाइटेनियम, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने पिक की ये बात या नहीं की। तो देखो, टाइटेनियम डाइक्लोराइड भी अवेलेबल है, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड भी अवेलेबल है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी अवेलेबल है। तो ये क्लोराइड्स क्या बेटा बता रहे हैं कि ये वाला जो टाइटेनियम है ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये वाला टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये वाला टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन नंबर में। गॉट द आइडिया? तो टाइटेनियम के ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +2, +3 एंड +4। गॉट द आइडिया? तो अब आपने मैंगनीज तक क्या अप्रोच लेनी है? मैंगनीज तक बेटा, आप, ये मैंगनीज है, मैंगनीज तक जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे उनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एस और डी के इलेक्ट्रॉन्स मिला लें तो दैट गिव्स यू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ये कॉन्सेप्ट अपने मैंगनीज तक अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे टाइटेनियम के बाद नेक्स्ट नंबर इज वेनेडियम। वेनेडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +5 होगा। आपको पता है वेनेडियम 5 ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट है, उसमें वेनेडियम का 5+ ऑक्सीडेशन नंबर होता है। +2 कब होगा? जब वेनेडियम के एस के दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, और दरमियान वाले ऑक्सीडेशन नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे, +3 भी और +4 भी। ये वेनेडियम के ऑक्सीडेशन नंबर है। क्रोमियम के आप बताओ बेटा। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, क्रोमियम में +1 एग्जिस्ट नहीं करता, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। इन बिटवीन क्या क्या प्रेजेंट होंगे? +3, +4 एंड +5, ठीक है। फिर व्हाट अबाउट मैंगनीज? मैंगनीज का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है?
+2 है। मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +7। तो दरमियान में जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो प्रेजेंट होंगे +3, +4, +5, +6 और +7 भी प्रेजेंट है। तो यानी मैंगनीज तक आप D0 तक जाएं। क्या बेटा? मैंगनीज तक आपने क्या करना है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तक जाएं, और मैक्सिमम से पहले +2 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन आयरन में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, देखें गौर से। आयरन से ऑनवर्ड फिर ये D5 तक जाते हैं। आयरन और ऑनवर्ड आप इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि D5 बन जाए, बस। D5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव करने, क्योंकि D5 स्टेबल सबशेल है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है एंड +3 है। बताओ +3 में क्या होता है? दो ये निकले और D6 में से एक निकले, तो ये क्या बन जाएगा? D5 बनेगा, बस। D5 से फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, क्योंकि D5 स्टेबल सबशेल है। तो आयरन एंड ऑनवर्ड, चूंकि यहाँ प्रोटॉन नंबर ज्यादा हो गया ना, तो अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन्स का भी इफेक्ट है। तो +2 एंड +3 इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर आयरन। इस रूल को कोबाल्ट पे अप्लाई करें तो बताएं क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनेगी? सर +2 बनेगा, +3 और +4। +4 से D5 आ जाएगा, बस D5 तक जाना। ठीक है, यही रूल निकल पे अप्लाई करें बेटा। बताएं क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी निकल की? +2, +3, +4, +5 तक ये जाएगा। क्यों बेटा +5 तक क्यों जाएगा? D5 डेवलप हो जाएगा +5 में, राइट? तो ये D5 तक आपने आना है इन एलिमेंट्स में। कहां तक आना है बेटा? टिल D5 तक आना। और ये ऊपर वाले एलिमेंट्स में टिल D0 तक आना फॉर ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद बेटा कॉपर है। कॉपर के याद रखें ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉपर के +1 है और +2 है। कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट दो हैं, एक +1 और दूसरा +2, मेमोराइज रखें। और जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, विच इज +2। जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो O लेवल से आप पढ़ रहे हैं, दैट इज +2। बेटा इसमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा आप देख रहे हो? +2 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट is +2. Most common oxidation state is +2. जी बेटा, ये क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों हैं? एनीवन इन द क्लास? सिमिलर होती है, बिल्कुल सेम होती है, ये क्लोजली स्पेस्ड होती है। तो ये हो गया बेटा ये वाला पेज सबका। बेटा दिस इज 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स have variable oxidation state. Why transition elements have variable oxidation state? तो, तो बेटा आप बता सकते हो एनर्जी एक्सिस पे अगर हम ऑर्बिटल्स को ट्रेस करें, ये एनर्जी एक्सिस है, तो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन से हैं बेटा? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद एक मिनट बेटा, 1s, फिर उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद
3p, 3p के बाद 4s, एंड 4s के बाद, 4s के बाद है 3d। तो देखो 4s मैं लिख रहा हूं ऐसे, और 3d लिख रहा हूं मैं ऐसे। आप देखो एनर्जी गैप बहुत कम है, 4s और 3d में एनर्जी गैप बहुत कम है, जबकि ये 1s और 2s में एनर्जी गैप ज्यादा है। 2s और 2p में एनर्जी गैप ज्यादा है, 2p और 3s में एनर्जी गैप ज्यादा है, 3s और 3p में एनर्जी गैप। बेटा डायग्राम आपको क्या बता रहा है, देखें डायग्राम को, क्या बता रहा है। यहाँ जो एनर्जी गैप है वो बहुत लेस है, एनर्जी गैप इज वेरी लेस। डायग्राम, ये एनर्जी एक्सिस है ना, रियल टाइम में इनका एनर्जी गैप कम है, नेचर ने ऐसे रखा है इन्हें। 3d और 4s का एनर्जी गैप बहुत कम है, ठीक है, डिफरेंट शेल्स हैं। इस केस में नहीं है ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा ये सजेस्ट करता है कि ये एनर्जी गैप बहुत कम है। जब रियल टाइम में दूर नहीं है, करीब है, तो लिटरेचर भी यही कहेगा ना कि करीब है। जबरदस्ती तो नहीं दूर रखेगा ना कि शेल अलग हैं तो अलग अलग हों। एनर्जी वैल्यूज कैलकुलेट हुई हैं, उसके बाद ये पता चला कि ये एनर्जी गैप बहुत कम है। और प्रैक्टिकली ये एनर्जी गैप कम नजर कैसे आ रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में भी नजर आ रहा है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों हैं, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत कम है। तो जिस एनर्जी से, सुने ये बात गौर से, जिस जितनी एनर्जी से 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, उसी एनर्जी से 3d का इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो सकता है। तो 4s के साथ 3d के इलेक्ट्रॉन भी उतनी ही एनर्जी के मार्जिन में इलेक्ट्रॉन 3d से भी निकल जाते हैं, उतनी ही एनर्जी से इलेक्ट्रॉन 4s से भी निकल जाते हैं। तो कभी इलेक्ट्रॉन 4s से निकलते हैं, कभी 4s के साथ साथ 3d से भी निकल जाते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। गॉट द आइडिया। अगर एनर्जी गैप ज्यादा होता 4s और 3d में, अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा होता, तो फिर 4s से या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकलते, 3d से निकलते, 4s से ना निकलते, फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ना आती। लेकिन चूंकि एनर्जी गैप बहुत कम है, तो साइमल्टेनियसली 4s और 3d से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हो जाती है, 4s से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं 3d में, फिर वहां से बाहर निकल जाते हैं। ये वजह है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। बताओ जो कैल्शियम है उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं है, सोडियम की क्यों नहीं है, एल्यूमिनियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं है, ट्रांजिशन के अलावा जो मेटल्स हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर, बिटवीन ऑर्बिटल्स या सबशेल इज ग्रेटर। इसलिए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट इज व्हाई, that is why non-transition metals have fixed oxidation state, oxidation state। ठीक है, ये बेटा इसका आंसर क्या है कि the energy gap between 3d and 4s is very close, so electrons remove, electrons can be removed, can be removed from 3d and 4s simultaneously। हाँ, रैंडम होता है, कभी एक ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा होता है, कभी दूसरा आ रहा होता है, साइमल्टेनियसली। यानी आसान होता है एक एक ट्रांजिशन स्टेट से दूसरे ट्रांजिशन स्टेट में।
Fe2+ का ग्रीन सोल्यूशन होता है ना बेटा, क्या? Fe2+ का ग्रीन सोल्यूशन होता है। बीकर में Fe2+ का ग्रीन सोल्यूशन आप कमरे में रख दें, 2-3 घंटे बाद देखेंगे वो ग्रीन सोल्यूशन ब्राउन हो जाएगा। क्यों बेटा ब्राउन क्यों हो जाएगा? क्योंकि Fe2+ रूम कंडीशन में ही Fe3+ बन जाएगा, तो Fe3+ का सोल्यूशन ब्राउन होता है। समझ आई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की? बीकर आप लें, उसमें आयरन 2 आयंस डेवलप करें, वो ग्रीन नजर आएगा, रूम में रख दें, 1-2 घंटे बाद देखें वो ब्राउन हो जाएगा सोल्यूशन। जी बेटा। फिर आयरन 3 तो स्टेबल होगा ना, जब आयरन 2 आयरन 3 बन जाएगा तो आयरन 3 पे स्टेबल रहेगा। आयरन 3 फिर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आयरन 4 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आयरन 3 पे स्टेबिलिटी लगती है, आयरन 2 पे फिर नहीं। गॉट इट? जी। सॉरी बेटा। नहीं बेटा, ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखवाई थी ना, बस वो पेपर में लिख देना कि 2 मार्क मिले। फिर तो स्टेबिलिटी पे तो बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। ठीक है, केमिस्ट्री में चीजें फिक्स नहीं हैं। देखो आप फिजिक्स पढ़ते हो, चीजें फिक्स हैं, फॉर्मूला हैं, एक्सप्रेशंस हैं। केमिस्ट्री में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट हैपन टू, बेटा व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड? सेम क्यों रहेगा? एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी across the period in transition elements. In transition elements। जी बेटा, क्या कहती है आपकी एएस? सेम रहेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं बेटा? डी शेल, जो कि क्या हैं? इनर इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये देखो एटॉमिक रेडियस क्या रह रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है। तो इसकी रीजन क्या होगी? रीजन अभी हमने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है ना बेटा, रीजन यहाँ है, ये देखें, सामने देखें बेटा, ये देखें, इसमें प्रोटॉन नंबर क्या हो रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में? प्रोटॉन नंबर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है ना? प्रोटॉन नंबर के इंक्रीज के साथ साथ शील्डिंग भी इंक्रीज हो रही है कि नहीं? व्हाट इज शील्डिंग? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। 3D इनर शेल है, 4s वैलेंस शेल है, 4s वैलेंस शेल है, 3D इनर शेल है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी शील्डिंग इंक्रीज हो रही है, और प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोटॉन नंबर का इंक्रीज न्यूक्लियर पुल को, प्रोटॉन नंबर का इंक्रीज न्यूक्लियर पुल को इंक्रीज करता है, और शील्डिंग का इंक्रीज न्यूक्लियर पुल को डिक्रीज करता है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर और इंक्रीजिंग शील्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल कांस्टेंट होगा। शील्डिंग पीरियड में कांस्टेंट होती है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन 3D में ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बेटा अक्रॉस ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अक्रॉस ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बेटा क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अक्रॉस? प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, शील्डिंग इंक्रीज होती है, शील्डिंग इंक्रीज होती है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, बोथ कैंसिल ईच अदर। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, बोथ कैंसिल्स ईच अदर इफेक्ट, each other's effect, so nuclear pull is constant, nuclear pull is constant। जब न्यूक्लियर पुल कांस्टेंट है तो रेडियस भी कांस्टेंट है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो सो एज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड रेडियस। राइट? एएस में एक क्वेश्चन भी है इसका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो एएस में पूछा हुआ है इस कॉन्सेप्ट पे। जी बेटा, यू सेइंग सब? हाँ, यहाँ पे फर्स्ट आंसर